नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। उत्तराखंड विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं की जानकारी दी और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, चार धाम यात्रा को और अधिक सुगम बनाने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। साथ ही उन्होंने पीएम से राज्य को आवश्यक केंद्रीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध भी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास कार्यों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के साथ राज्य के विकास कार्यों पर चर्चा की और साथ ही साथ पीएम मोदी को उत्तराखंड में विकास कार्यों की भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसके लिए 19 जुलाई को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये आयोजन दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत किए गए निवेश समझौतों के तहत होगा। इस समिट में कुल 3,56,000 करोड़ के प्रस्ताव पर समझौते हुए थे। इनमें से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का सिलसिला शुरू हो रहा है। कार्यक्रम का आयोजन रुद्रपुर स्टेडियम में किया जाएगा, जहां देश विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों, निवेशकों और सरकारी अधिकारी मौजूद रहेंगे। इधर उत्तराखंड में एक तरफ पंचायत चुनाव की तैयारियां जारी हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस पंचायत चुनाव पर सवाल भी उठा रही है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंचायत चुनाव के विरोध में मौन व्रत रखा है। हरीश रावत का कहना है कि पंचायती राज एक्ट का अनुपालन चुनाव में नहीं हो रहा है, जो कि सही नहीं है। अगर पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन रोका नहीं गया तो फिर वो धरना देंगे। पंचायती में जो गड़बड़ होगी, राज्य का पंचायती राज का एक्ट है 2016, हम बना देंगे। उस एक्ट की सर्वथा अवहेलना हो रही है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप जब किसी एक्ट के तहत तो काम होगा ना, जो ये आयोग बना हुआ है वो आयोग को तुमने अपना तोता बना करके बना दिया है। तो राज्य के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को नरक में डालने का काम हो रहा है। इसलिए एक दुखी मन से जो है मैंने एक मौन व्रत 1 घंटे का रखा और मैंने ये भी कहा है कि यदि स्थितियां नहीं सुधरती हैं तो कमीशन के सामने नहीं है। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने आवास पर 1 घंटे के लिए मौन व्रत रखा। इसको लेकर बीजेपी ने हरीश रावत पर तंज कसा है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने तंज कसते हुए कहा कि कभी कभार बड़े बुजुर्गों का चुप रहना ही अच्छा होता है। उन्होंने कहा कि अगर परिवार में विवाद हो तो कभी कभी चुप रहकर ही हल निकाला जा सकता है। आपको बता दें कि हरीश रावत ने पंचायत चुनाव में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मौन व्रत लिया था। हाँ है हरीश रावत जी आजकल। मैं तो भी देख रहा था कहीं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहीं मुलाकात कर रहे थे। मौन व्रत कहाँ पर रखा, मुझे जानकारी मिली घर पर है। मेरी समझ में नहीं आता, लोग हर चीज को राजनीतिक दृष्टि क्यों ले सकते हैं। घर की समस्याएं भी हो सकती है। कई बार बड़े बुजुर्गों को चुप रहना ठीक होता है, घर पे विवादों से निपटने के लिए घर में सब शांति बनाए रखते। उसको राजनीतिक दृष्टि क्यों लेते हैं। हरीश रावत जी का व्यक्तिगत जीवन नहीं है क्या, उसको भी देखना चाहिए, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, कोई स्थितियां ऐसी बन गई होंगी कि उनको चुप रहना ठीक जगह होगा तो इसलिए चुप होंगे। नहीं तो राजनीति में तो बोला ही जाता है, चुप रहने से कुछ थोड़ा होता है।
तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल जारी है। सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती से उतरेगी और जीत की प्रबल संभावना है। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा जाएगा। महिला आरक्षण के अंतर्गत कई महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। जीत की पूरी संभावना है। पंचायत चुनाव में हमारे जिला अध्यक्ष हैं और कुछ ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही हैं। 50% महिलाओं का जो रिजर्वेशन है उसमें कई महिलाएं जो हमारे संगठन से हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह के हालात इस प्रदेश में भाजपा सरकार ने करे हुए हैं, जो नाराजगी लोगों की है और जिस तरीके से लोगों को आज लग रहा है कि भाजपा की सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई उनको पूरा नहीं कर पाई, तो इसका जो पंचायत चुनाव है हम लोग भारी भरकम रूप से जीतने वाले हैं और इसका ये शुरुआत है 2027 की। औधर पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन आयोग पूरी तरह सतर्क है। इस बीच चुनाव को प्रभावित करने वाली खबरों पर भी निगरानी रखने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। साथ ही विकास भवन पौड़ी में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि आयोग के निर्देशों के तहत जिला स्तर पर यह व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी भ्रामक या भड़काऊ खबर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। जनपद के सभी 15 विकास खंडों में निगरानी टीमें सक्रिय हैं जो खबरों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसी खबर से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है तो आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। ये क्योंकि इलेक्शन में किसी भी रूप से प्रभावित करना इलेक्शन को नेगेटिव रूप में उचित नहीं होता है। इसके लिए जो आयोग के निर्देश थे कि पेड न्यूज़ के लिए कमेटी बनाई जाए, तो उसी के निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल रूम भी बना लिया है जिसमें कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं और सभी कर्मचारियों को विभिन्न ब्लॉक भी बांट दिए गए हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई भी पेड न्यूज़ आदि की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उसका यहाँ पे उसको देखकर उसकी आख्या आयोग को भी भेजे जाने के लिए इस कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। तो आई एम श्योर कि आगे आने वाले समय पे इस प्रकार की जो भी शिकायतें होती हैं उनका उचित निस्तारण किया जाएगा। दरहलवाली में जिला पंचायत क्षेत्र संख्या 20 देवलचौड़ बंदोबस्ती में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ ही प्रत्याशियों ने अपना प्रचार भी तेज कर दिया है। जिला पंचायत सदस्य देवलचौड़ बंदोबस्ती से बीजेपी ने जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष आनंद सिंह धर्मवाल की पत्नी दीपा धर्मवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने किरण नेगी को मैदान में उतारा है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को रुझाने के लिए दीपा धर्मवाल ने जहां अपना प्रचार तेज कर दिया है, वहीं किरण नेगी घर घर जाकर लोगों से वोटों की अपील कर रही हैं। मैं 20 देवलचौड़ बंदोबस्ती से किरण नेगी अपने देवी तुल्य ये जनता से आग्रह करती हूँ कि आप मुझे भारी मतों से जिताइए। और ये यहाँ से मैं गोविंद सिंह गढ़वाल और ये प्रेमपुर लसानी का निरीक्षण कर रही थी। यहाँ पे निरे गड्ढे हैं, रोड नहीं बनी है। लोगों की यही समस्या है कि गड्ढे नहीं भरे हैं और रोड नहीं बनी है। अब इसमें समस्याओं को हम हमारे सामने बोल रहे हैं। हमने कहा भैया हम क्या करें, हमको वोट दीजिए तो हम इसको बना सकते हैं। अब भारी मतों से हमको जिताइए, हमको समर्थन मिल रहा है इन लोगों से। किरण नेगी जी का जो प्रचार है बहुत सही तरीके से चल रहा है। डोर टू डोर हम लोग प्रचार कर रहे हैं और इधर गोविंदपुर गढ़वाल से लेके देवलचौड़ कई जगह हम लोगों ने यहाँ पे मतलब क्षेत्रीय भ्रमण भी किया है और लोगों का अपार हमें यहाँ पे संपर्क हम लोग कर रहे हैं और सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे हम कल गोविंदपुर गढ़वाल में गए थे तो जो हमारे इस समय प्रत्याशी है जो भी है मतलब उनने इससे पहले ब्लॉक प्रमुख भी रहे, क्षेत्रीय पंचायत भी रहे, उनने अपने क्षेत्र में क्या काम किया वो गोविंदपुर गढ़वाल की कल जनता ने हमें बताया। और वो तो ये कहते हैं कि हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे काम करेगा, दिन रात हमारे साथ रहेगा और हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। मेन यही है सड़क और सौर ऊर्जाएं कह रहे हैं लोग, पानी की समस्याएं जैसे गाँव में, इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा समस्याएं लोगों को, हम उनको पूरा करेंगे। विकास के लिए ज़्यादातर लोगों की सड़क की समस्याएं ज़्यादा लग रही हैं जहाँ जहाँ अभी गए हैं और इनको हम आके विकास करेंगे इनका। हमें अफवाह में बिल्कुल भी आगे बढ़ते राज्य आंदोलनकारियों के लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर देहरादून में गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री सुभाष बर्थवाल के कहने पर बुलाई गई थी। बैठक में मुख्य रूप से उन आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण पर चर्चा हुई जो अब तक चिन्हीकरण प्रक्रिया से बाहर हैं।
जिससे उन्हें राज्य आंदोलनकारी के रूप में मिलने वाले लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। पेंशन की विभिन्न श्रेणियों को एक समान करने, सम्मान पेंशन में बढ़ोतरी करने और जिलाधिकारी कार्यालयों से संचालित पेंशन प्रक्रिया को तेज करने के मुद्दों पर भी मंथन हुआ। इसके अलावा 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर जिन विभागों में लापरवाही हो रही है उन्हें सख्त निर्देश देने की भी बात कही गई। बैठक में कुल 12 से 13 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें से 3 से 4 मुद्दों का तत्काल समाधान निकाला गया। देखिए, राज्य आंदोलनकारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं जो उनको लाभ दिलाने के लिए जो है परिषद ने एक कदम उठाया और गृह सचिव की अध्यक्षता में आज बैठक हुई वहाँ पर, जिसमें जो है मेरे आग्रह पर ये बैठक हुई थी। और उसमें कुछ बिंदु थे, जैसे बहुत सारे राज्य आंदोलनकारी वो अभी भी जो है चिन्हीकरण के दायरे से बाहर हैं और उनको वो तमाम लाभ नहीं मिल पा रहे हैं जो लाभ जो अंदर राज्य आंदोलनकारियों को मिलते हैं। पेंशन का मसला है, तो उस पर विचार विमर्श हुआ, उसको जो है आगे बढ़ाने की दिशा में बात कही गई। इसके अलावा जो 10% क्षैतिज आरक्षण है उसके तहत बहुत सारे विभाग हैं कि जो उस पर हीला हवाली कर रहे हैं। उस 10% क्षैतिज आरक्षण के तहत जो आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को जो है सरकारी पदों के सापेक्ष जो है विज्ञप्ति जारी होनी है, उस पर कहीं ना कहीं जो है एक अवरोध है, तो उस पर भी विचार विमर्श हुआ और उस पर भी जो है पत्र जारी करने का और उस पर भी जो है उसे आगे बढ़ाने का जो है विचार विमर्श किया गया। उधर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में जल स्रोतों पर मंडरा रहे खतरे और पर्यावरण संरक्षण को लेकर दायर 3 अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने अगली 25 अगस्त की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने अब तक याचिकाकर्ता और सरकार से वर्तमान स्थिति से अवगत कराने को कहा है। बता दें, इससे पहले कोर्ट ने सरकार से कहा था कि नदी, नालों और गदेरों में जहां जहां अधिक अतिक्रमण हुआ है उसे हटाया जाए और उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इनको भी उसी तरह से सीसीटीवी कैमरे लगाकर मैनेज किया जाए जैसे सड़कों के दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों को किया जाता है। कोर्ट ने डीजीपी से भी कहा था कि वो संबंधित एसएचओ को आदेश जारी करें कि जहां ऐसी घटनाएं होती हैं। इसमें पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय ने 10 नवंबर 2021 को राज्य सरकार को कहा था कि वो हर 3 वर्ष में मुख्य सचिव की जिम्मेदारी चिन्हित करी थी कि वो सर्वे कराएंगे और देखेंगे कि क्या कंडीशंस है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की। साथ साथ 22 दिसंबर 2021 को रीनू पॉल की जनहित याचिका में जिला अधिकारी देहरादून को कहा गया था कि फ्लड प्लेन जोनिंग करेंगे। इन दोनों जनहित याचिकाओं के ऑर्डर्स की कभी कोई कंप्लायंस माननीय उच्च न्यायालय में आज तक नहीं जमा की गई है। तो इन कंप्लायंसेस को लेकर याचिकाकर्ता की ओर से यह आग्रह किया गया है कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में लाए। आज के माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर में याचिकाकर्ता को भी कहा है कोर्ट ने कि जो भी ऐसे नदी नालों में अतिक्रमण हो रहे, चाहे वो रिस्पना नदी में हो या मालदेवता क्षेत्र में हो देहरादून में, इनकी फोटो हम मुख्य स्थायी अधिवक्ता और सरकार से साझा करें और इसके बारे में एक विस्तृत कंप्लायंस रिपोर्ट्स जो सरकार के विभिन्न विभागों को जमा करनी है, उसको बुलाते हुए मानसून के तुरंत बाद 25 अगस्त 2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने इसको फिर से चिन्हित किया है। और ये लगातार पर्सनल अपीयरेंस की कैटेगरी में आता है ये मामला, क्योंकि इसको बहुत संवेदनशीलता से कोर्ट देख रही है। उधर सावन महीने में जारी कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। इसी क्रम में थाना बहादुराबाद क्षेत्र में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी सड़क पर उत्पात मचा रहे थे और इसकी वजह से आम लोगों को परेशानी हुई। इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ यात्रियों समेत सभी लोगों से अपील की है कि वो कानून का पालन करें और यात्रा को अनुशासित ढंग से पूरा करें। असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल शिवगंगा गेस्ट हाउस अपर रोड के पास एक दुकानदार की कावड़ियों के समूह से कहा सुनी हुई, जिसमें घटना जो है मामूली रूप से सामान को खरीदने के लेन देन से प्रारंभ हुई थी और उसके पश्चात जो कावड़े द्वारा इस घटना को जब कार्य किया जा रहा था तभी पुलिस को सूचना मिली और पूरी सूचना पर पुलिस ने वहाँ मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाई तथा 2 कावड़ियों को गिरफ्तार किया। इसमें जो उनके अन्य साथी शामिल हैं उनको भी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है।
इधर हरिद्वार में कांवड़ यात्रा 2025 के दौरान होने वाली घटना और कांवड़ के बदलते स्वरूप को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज ने कहा है कि सावन मास में कांवड़ यात्रा सनातन धर्म की सबसे बड़ी यात्रा है। इसमें पूरे भारतवर्ष से कांवड़ यात्री हरिद्वार में हर की पौड़ी से जल लेकर अपने अपने राज्यों की ओर जाते हैं और शिवलिंगों पर चढ़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कांवड़ का स्वरूप बदल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ कंधे पर सीधी रखी जाती थी जिसमें जल आगे और पीछे होता था, लेकिन अब बदलते कांवड़ के स्वरूप ने कांवड़ का ही रूप और रुख बदल दिया है, जो कि अब दोनों कंधों पर लेकर चलते हैं, जिससे मार्ग भी अवरुद्ध होता है और उन कांवड़ की वजह से जाम की स्थिति भी बनती है। बहुत आशीर्वाद साधुवाद। देखिए आज सावन का महीना है और सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित है। आपने देखा होगा इस समय हरिद्वार में जगह जगह से हमारे भगवान शंकर के जो गण है, भगवान शंकर के जो दूत है वो आ रहे हैं। हिमाचल से भी हमारे कावड़ी आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, राजस्थान से, हरियाणा से, मेरठ गाजियाबाद तो हमारे पड़ोस में है। मैं इन सब से अपील करना चाहता हूँ, कृपया ध्यान दीजिए। हमने देखा है कि अब कावड़ का आपने स्वरूप बदल दिया है। पहले कावड़ आगे पीछे होती थी, अब आपने कावड़ दाएं बाएं कर दी, जिससे रास्ता भी जाम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है 2-2 क्विंटल जल लेकर के जाते हैं। हमने देखा है 5 मटके एक साइड में है, 5 मटके दूसरी साइड में है। मैं अपने भाइयों को पूछना चाहता हूँ, मैं अपने जो भगवान शंकर के गण है उनको पूछना चाहता हूँ, ये कठिन तपस्या नहीं मेरे भगवान, ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को प्रार्थना सभा का हिस्सा बनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक अब से हर दिन की शुरुआत स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के पाठ से होगी। सिर्फ श्लोकों का उच्चारण ही नहीं, बल्कि छात्रों को उनके अर्थ और संदेश भी बताए जाएंगे, ताकि वो भारतीय संस्कृति, दर्शन और नैतिक मूल्यों को समझ सकें। अधिकारियों के मुताबिक ये पहल छात्रों में नैतिक मूल्यों, आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की गई है। उत्तराखंड के स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक अब गूंजेंगे। प्रार्थना सभा में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक के साथ स्कूल की शुरुआत होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह फैसला लिया गया। उधर पौड़ी जिले में लैंडस्लाइड का एक वीडियो सामने आया, जिसमें करीब 6 से 7 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। यह इलाका देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत आता है। आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाने के लिए विधायक विनोद कंडारी ने आपदा सचिव से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावितों के लिए एक पत्र सौंपा है। साथ ही जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, उनके रहने और खाने की व्यवस्था की भी मांग की गई है। वहीं आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि प्रभावितों की उचित मदद की जाएगी। आपदा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लेगी। दुखद घटना है और वहाँ पर जो है पन्नी दास, जिनका मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, और पन्नी दास और उनके बेटे घायल हुए, और अभी हमारी नगर पालिका अध्यक्ष भी स्पॉट पर अभी है, तो हमने उनको हॉस्पिटल के, मेरे दोनों उनकी बेटी से मेरी बात हो गई, उनसे भी मेरी बात हो गई है, और तुरंत जो है वहाँ पर टीम भी भेज दी गई है और वो क्षतिपूर्ति जो उसका आकलन तैयार किया। इसलिए मैं अभी देहरादून में ही था, तो मैं तत्काल जो हूँ आपदा सचिव से अभी मीटिंग हमने की है कि तत्काल वहाँ पर लोगों को राहत दी जा सकेगा। और मैंने सचिव से को निर्देश करने की क्या है कि वहाँ पर तत्काल जो है भूगर्भ की टीम भेजी जाए, वहाँ का जो क्षतिपूर्ति वो क्षति हुई है उसका आकलन तैयार किया जाए। नगर पालिका क्षेत्र की भी बहुत क्षति वहाँ पर हुई है, पानी की टंकियाँ, शौचालय रोड पर हो गई है, और इसका पूरा, क्योंकि वहाँ पर 7-8 लोग हैं, इसमें विपिन मिश्रा जी भी हैं, तो इन सब के मकान को भी क्षति हुई है। तो सरकार जो है शासन का तुरंत इसका आकलन तैयार करे और संबंधित जो भी विभाग है, जो भी इसमें कार्रवाई की जाए, तत्काल उनको जो मुआवजा दिया जाए। माननीय विधायक जी